हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नोलॉजी पे स्वागत है। मेरा नाम काजल है और मैं आप सभी को, जैसा कि आप इस पिक्चर में ही देख रहे होंगे कि मैं आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी के पूरी बुक सॉल्व करवाने वाली हूँ। यूट्यूब पर पहली बार फुल बुक सॉल्व, सरोहा पब्लिकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी। जी हाँ, आपको सारे प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वो DSSB का एग्ज़ाम हो, KVS का एग्ज़ाम हो, NVS का एग्ज़ाम हो, EMRS हो, रीट, HTET, यूपीटेट, सुपरटेट या फिर कोई भी अन्य टीचिंग एग्ज़ाम जो भी होंगे, वो आपको जितनी भी आपकी साइकोलॉजी आती है, CDP आती है, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, ठीक है, वो उस सब के आपको PYQ देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे आपको? हाँ जी, PYQ देखने को मिलेंगे आपको। मैं पूरी पूरी बुक सॉल्व करवाने वाली हूँ चैप्टर वाइज, पूरी बुक सॉल्व करवाने वाली हूँ चैप्टर वाइज। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं डेली एक न्यू सीरीज़ निकालूंगी जिसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 क्वेश्चन रहेंगे, और अगर आप सभी का प्यार मिला तो हम और भी क्वेश्चंस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो अगर वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आगे की नोटिफिकेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। तो आते हैं अब अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाने वाली हूँ जी। फर्स्ट चैप्टर का नाम रहने वाला है आपका कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट। हाँ जी, जैसा कि आप सभी को पता है ग्रोथ क्या है। हम सभी अपने बीएड हो, डीएलएड हो या फिर अन्य जो भी एग्ज़ाम हम पढ़ते आए हैं, उन सब में हम ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं ये एक ऐसा कॉमन सा टॉपिक है जो हर एक एग्ज़ाम में देखने को हमें मिलता है जी। तो आ जाइए हम जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देन उसी के साथ साथ मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन भी देती चलूँगी। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है ये जी। तो बताते चली जाइए, थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ स्क्रीन को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशली एंड इमोशनली मैच्योर पर्सन। ठीक है, तो मैं पहले हिंदी में इंग्लिश में पढ़ूँगी, फिर मैं उसके बाद इंग्लिश में हिंदी में पढ़ूँगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, ही मेक्स कन्फर्मिटी टू सोशल एक्सपेक्टेशन हिज प्राइमरी गोल, ही इज़ रिलेटिवली फ्री फ्रॉम एंजाइटी एंड कन्फ्लिक्ट, he is capable of exercising control in the face of emotional state, and D है आपका, he has a sense of humor and positive outlook on life। तो अगर वही हम हिंदी में पढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तथा स्वेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है। क्वेश्चन से समझ आ रहा है कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन सा इन चारों में से कौन सा एक ऐसा गुण है जो किसी मैच्योर पर्सन में हमें नहीं दिखता है, परिपक्व व्यक्ति में नहीं दिखता है। तो जल्दी जल्दी से आप अपने आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताते चले जाइए। ठीक है, फिर उसके बाद हम आपको उसका आंसर बताते हैं। जी हाँ, तो पहले हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है, वह दुश्चिंता तनाव की स्थिति में संयम बनाए रखने में समर्थ होता है, वह स्वेगात्मक तनाव की स्थिति में संयम बनाए रखने में समर्थ होता है, वह विनोद प्रिय होता है तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। तो जल्दी जल्दी से आप मुझे क्वेश्चंस बता दीजिए, क्या आंसर रहने वाला है इसका। जी हाँ, इसका आंसर है आपका ए। इसका आंसर आपका ए रहेगा। क्यों रहेगा इसका आंसर आपका ए? क्योंकि देखिए, आपके तीनों क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक है। अगर कोई भी एक मैच्योर पर्सन है ना, तो वो स्ट्रेस में आके अपनी सिचुएशंस को या फिर अपने काम को ख़राब नहीं करेगा। उसमें वो एक तरीके से संयम बनाए रखेगा। ठीक है, और तीसरा तीसरा ऑप्शन भी आपका बिल्कुल ठीक है। तीसरा ऑप्शन भी आपका बिल्कुल ठीक है कि वह स्वेगात्मक तनाव की स्थिति में संयम बनाए रखने में समर्थ होगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर हम बात करें, जब हमारे इमोशंस हाई होते हैं ना, तो हमारा जो इमोशन जब हमारे हाई होते हैं तो हमने देखा कि हमारा माइंड ना बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। आपने ये थ्योरी पढ़ी होगी इमोशनल इंटेलिजेंसी, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा है कि जब हमारे इमोशंस हाई होते हैं ना, तो हमारा माइंड जो होता है ना वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। क्यों हो जाता है? जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे देती हूँ, अगर मानो अभी आप बैठे हुए हो और आप बैठे बैठे तेज़ की मानो कहीं आग लग जाए, तो एकदम से कोई घबराने वाला पर्सन होगा वो घबरा जाएगा।
और घबरा के उसे समझ नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए, जबकि हमें सब कुछ पता है कि हमें क्या करना है। लेकिन उस टाइम पे हमारे इमोशंस इतने हाई हो जाते हैं कि हम हड़बड़ाहट में हम अब जो हमें चीज़ करनी है ना वो हम कर ही नहीं पाते हैं, हमारा माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। इसलिए हमें क्या होता है, इसलिए क्या थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि स्वेगात्मक तनाव की स्थिति में संयम बनाने रखने में भी समर्थ होता है एक मैच्योर पर्सन। अरे एक मैच्योर पर्सन है तो क्या होता है, वो बिल्कुल संयम बनाए रखने में भी समर्थ होगा। क्यों? आपने छोटे बच्चों को देखा और बड़े बच्चों में भी डिफरेंस देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो छोटी छोटी बातों पे रो जाते हैं, लेकिन बड़े बच्चे जो होते हैं वो एकदम से नहीं रोते हैं, उन्हें पता होता है कि किस चीज़ से कैसे डील करना है। ठीक है। और आपका आपका डी ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है। वह विनोद प्रिय होता है तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण लगता है। भाई पॉजिटिव आउटलुक रखना बहुत ज़रूरी है। जो भी अगर पॉजिटिव आउटलुक रखता है कोई भी इंसान तो वो आपका मैच्योर ही कहलाएगा। लेकिन आपका ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, ऑप्शन है ना, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमारा फर्स्ट गोल ये नहीं होता है कि हमें सोशली एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना है। नहीं, हमारा प्राइमरी गोल ये नहीं होता है। हमारा प्राइमरी गोल हमारा खुद का सेल्फ होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग कितना मैच्योर हैं। ठीक है, हम अपनी चीज़ों को कितने ईजिली कर पा रहे हैं। तो एक मैच्योर पर्सन का ये नहीं होता, तो उसका आंसर आपका ये रहने वाला है। सॉरी, माफ़ी चाहूँगी, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो गई है इस क्वेश्चन की। आगे आगे मैं थोड़ी कम कर दूँगी, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी ज़्यादा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपका? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सोशली मैच्योरिटी इज़ बेस्ट करेक्टराइज्ड बाय, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका एबिलिटी टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ठीक है, मित्रों को जीतने तथा लोगों को प्रभावित करने की योग्यता होना, ये एक सोशली मैच्योर पर्सन की विशेषता है, परिपक्व व्यक्ति का गुण है। ठीक है, अ हाई लेवल ऑफ पर्सनल एडजस्टमेंट, उच्च स्तर की वेग समायोजन। ठीक है, अ हाई डिग्री ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस, उच्च स्तर की सामाजिक समर्थता, या फिर अ हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वंस नीड एंड पर्पस विद देयर सोशल ऑर्डर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा परियोजनों का सामाजिक आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों से उच्च समन्वय है। तो चलिए इसे इसका आंसर दे दीजिए। जी जी, तो व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा परियोजनों का सामाजिक आवश्यकताओं के उद्देश्य उच्च में समन्वय, आपका ये बिल्कुल सही रहेगा। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सामाजिक परिपक्वता के गुण को सार्वधिक सबसे अच्छे ढंग से जो बता रहा है उस क्वेश्चन को बताना है। तो उसके अंदर देखो मैंने क्या बताया था कि हम जब मैच्योर होते हैं ना तो हम अपनी खुद की इंडिविजुअल नीड्स को ज़्यादा प्राइमरी लेवल पे देखते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल नीड तथा परियोजनों का सामाजिक आवश्यकता और उद्देश्यों से उच्च समन्वय बिठाना है हमें। हाँ, इंटीग्रेशन बिठाना है हमें एक तरीके से। ठीक है, ठीक है। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया है। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है? सोशल सोशल डेवलपमेंट इज इसेंशियली अ मैटर ऑफ, सामाजिक विकास अनिवार्यता क्या है? अब आपको बताना है कि सामाजिक विकास का मतलब क्या होता है। तो मैं बाइलिंगुअली पढ़ूंगी। द डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल, सामाजिक कौशलों के विकास से जुड़ा है। बी ऑप्शन है कन्फर्मिटी टू द डिमांड्स ऑफ द सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्थाओं की अपेक्षा के साथ अनुसारित का मामला है। सी अचीवमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड एक्सेप्टेंस, सामाजिक सुरक्षा और स्वीकरण की प्राप्ति का मामला है। द इंटीग्रेशन ऑफ वंस पर्पस विथ दोज ऑफ द सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था और व्यक्ति के उद्देश्यों के समकालन से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपका डी रहने वाला है। इसका आंसर भी आपका डी रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सेम बात ही बोल रहा है कि सोशल डेवलपमेंट का अनिवार्य कौन सा होना चाहिए कि सामाजिक व्यवस्था और व्यक्ति के उद्देश्यों में एक तरीके से क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए। ठीक है, आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? हमारा सोशल डेवलपमेंट इज इसेंशियली अ मैटर ऑफ, ये जो 3-4 क्वेश्चन है ना ये मिक्सअप है, बस लैंग्वेज का ये फेर है। बाकी कंसेप्ट आपका एक ही रहने वाला है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन भी सेम टू सेम यही बोल रहा है। आप इसको पढ़ के इजीली इसके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो आप, तो जल्दी से दे दीजिए। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा ना, इसका आंसर आपका बी रहने वाला है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है ये जो आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है ना, ये सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही बात बोल रहे हैं।
बस थोड़ा सा लैंग्वेज का हेर फेर है। ये आपके सारे KVS के एग्ज़ाम में आ चुके हैं प्रीवियस ईयर के, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी ना वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, PYQ हैं। आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हर कोई ईजी क्वेश्चंस करवाता है, ठीक है। और मैं हार्ड भी ईजी भी हर एक लेवल के क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, क्योंकि मैं ऑल ओवर्स पूरी बुक को कवर करूँगी। इसलिए ऑल ओवर पूरी बुक आपकी कवर रहने वाली है, जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, आप इनको हाथ के हाथ राइट डाउन करते चले जाओ, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट एक्यूरेट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हमें इसमें से बिल्कुल एक एक्यूरेट स्टेटमेंट के बारे में बताना है, तो मैं बाइलिंगुअल बोलती चली जाऊँगी, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से शाब्दिक सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज़। लड़कों की अपेक्षा लड़कियां तेज़ी से परिपक्व हो जाती हैं। ऑप्शन बी, देयर इज़ नो जनरल डिफरेंस इन द रेट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। लड़कों एवं लड़कियों की परिपक्वता दर में कोई सामान्य अंतर नहीं होता। ऑप्शन सी, द मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स मैच्योर मोर रैपिडली दैन मेजॉरिटी ऑफ बॉयज़। अधिकांश लड़कियां अधिकांश लड़कों की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से परिपक्व हो जाती है। या फिर ऑप्शन डी, बॉयज़ मैच्योर फास्टर दैन गर्ल्स। लड़कों की अपेक्षा लड़कियां तेज़ी से परिपक्व हो जाती है। तो जल्दी जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए आप, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। जी, इसका आंसर रहने वाला है आपका सी। इसका आंसर रहने वाला है सी, अधिकांश लड़कियां अधिकांश लड़कों की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से परिपक्व हो जाती है। जी, मैच्योरिटी के आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो हमारी टीनेजर एज होती है ना, उसमें आपने देखा होगा कि गर्ल्स जो होती है ना, बॉयज़ के अकॉर्डिंग जल्दी से ग्रोथ करती हैं अपनी टीनेज एज में। क्या अब चाहे वो उनका फिजिकली हो, मेंटली हो, या फिर कह सकते हैं मैच्योरिटी हो। हमने देखा होगा कि हम ज़्यादातर जो कहते हैं ना कि लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं लड़कों के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि लड़कियों की जो ग्रोथ होती है, बॉडी लैंग्वेज कह लो, या फिर उनकी फिजिकली डेवलपमेंट का फिजिकली ग्रोथ कह लो, वो जल्दी होता है, ठीक है। उनका ब्रेस्ट साइज़ कह लो, मेंस्ट्रुएशन पीरियड कह लो, या फिर उनकी मैच्योरिटी लेवल कह लो, ये जल्दी से डेवलप होता है कंपैरेटिवली बॉयज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये DSSB DOE मतलब कि DSSB PRD के अंदर आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, व्हाट इज़ द कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व। तो संज्ञानात्मक संकल्पना में क्या शामिल है, संज्ञानात्मक संकल्पना में क्या शामिल है। तो कॉग्निटिव डोमेन हम सभी ने पढ़ा है कि हमारे 3 डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और आपका कौन सा होता है, मोटर, है ना। हमने पढ़ा है ना, ये किसकी थ्योरी है, ये जल्दी जल्दी बता दो मुझे आप, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मेंटल स्किल, फिजिकल ग्रोथ, मैनुअल और फिजिकल स्किल, ग्रोथ इन फीलिंग, इमोशनल एरिया। तो बहुत ईजी है। कभी कभी हमें ना साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो हमें कीवर्ड से ही पता चल जाते हैं। देखो, कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, संज्ञान। कॉग्निटिव का मतलब होता है आपका कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है आपका मेंटली जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, माइंड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, उसको हम कॉग्निटिव बोलेंगे, ठीक है। तो जितनी भी हमारी मेंटल रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, मतलब कि माइंड से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, वो सारी आपकी कॉग्निटिव में आएगी। तो कॉग्निटिव में क्या आता है, मेंटल स्किल्स ही तो आएंगी, सिंपल सी बात है। तो आपका मेंटल स्किल्स ही रहने वाला है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल मेंटल स्किल्स, ठीक है। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं अपने। ये आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका KVS PRT 2018 में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल और इमोशनली मैच्योर पर्सन। तो कौन सा ऐसा वो है जो कि ये हमने पढ़ लिया है, ये हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, पहले हमारा हो गया क्वेश्चन, तो इसको हम नहीं करेंगे, शायद ये एडिट करने में दोबारा से आ गया है, ठीक है। ये पढ़ते हैं, हाँ, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये KVS PRT में आया हुआ है। सोशल मैच्योरिटी इज़ बेस्ट करेक्टरिस्टिक्स बाय। तो सोशल मैच्योरिटी अभी हम पढ़ रहे थे। देखो, जब फर्स्ट चैप्टर ही आपका, इसके अंदर हम ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो सारे क्वेश्चन उसी कंसेप्ट से रिलेटेड होंगे। तो प्लीज़ बोर मत होना,
क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। कहीं ना कहीं अगर मेरे समझाने में कमी हो तो ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है और मैं पहली बार, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का अभी यूट्यूब पे। वैसे तो मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे फ्रीली बता सकते हो कि आपको इस तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए। मैं 100% अपनी चीज़ों को प्रूव करूँगी। हम सभी जानते हैं कि लर्निंग करना कितना ज़रूरी है और हम हर किसी से सीखते हैं। ये तो हम सब अपनी साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते ही आए ना कि हम हर किसी से सीखते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आप भी मुझे बताओगे तो मैं अपनी चीज़ों को इन्हेंस करूँगी, अपनी स्किल्स को डेवलपमेंट करूँगी, इम्प्रूव करूँगी, ठीक है। तो आइए क्वेश्चंस पे आते हैं। सोशल मैच्योरिटी इज़ बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बाय, तो इसका मतलब क्या बोल रहा है ये? सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से निम्न प्रकार वर्णन किया जा सकता है। ऑप्शन ए, एबिलिटी टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मैच्योरिटी यह कहलाती है कि मित्रों को जीतने तथा लोगों को प्रभावित करने की योग्यता होनी चाहिए। या फिर ऑप्शन बी, अ हाई लेवल ऑफ पर्सनल एडजस्टमेंट। उच्च स्तर की व्यक्ति समायोजन होना चाहिए कि हम कहीं भी जा रहे हैं, हम इंडिविजुअली हम कहीं भी जा रहे हैं, हम उसमें एडजस्ट कर लें। ये वाली मैच्योरिटी कहलाती है सोशल मैच्योरिटी। या फिर ऑप्शन सी, अ हाई डिग्री ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस। उच्च स्तर की सामाजिक समर्थता, ठीक है। या फिर हम सामाजिक समर्थता हो, समाज के अकॉर्डिंग हम हर कहीं ढल जाए। या फिर अ हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वंस नीड एंड पर्पस विद दोज ऑफ सोशल ऑर्डर। व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा प्रयोजनों का सामाजिक आवश्यकताओं एवं उच्च समन्वय। आई थिंक ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, सॉरी, लेकिन इसका आंसर डी रहने वाला है। कोई बात नहीं, जो अभी आए हैं उनके लिए रिपीटेड भी है और अच्छा मौका भी है कि उन्हें दोबारा से देखने को मिल गया। तो इसका आंसर ऑप्शन डी रहने वाला है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने थर्ड पे। सोशल डेवलपमेंट इज इसेंशियली अ मैटर ऑफ, ठीक है। देखो ये KVS PRT में आया हुआ है। ये ये KVS ये KVS TGT 2017 में आया हुआ है। सोशल डेवलपमेंट इज इसेंशियली अ मैटर ऑफ, सामाजिक विकास अनिवार्यता। ये क्वेश्चन दोबारा दोबारा क्यों आ रहे हैं? एक सेकंड, ये दोबारा दोबारा क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। ठीक है। द मोस्ट एक्यूरेट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर वही क्वेश्चन आ गए, ये क्या हो गया भाई? ठीक है। तो व्हाट इज चाइल्ड रियरिंग आल्सो कॉल्ड। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, बाल पालन पोषण को क्या कहा जाता है? तो सिंपल सी बात है, हम सभी जानते हैं जब हम किसी बाल पालन पोषण करते हैं तो वो पेरेंटिंग कहलाता है, जो कि हमारे खुद के माँ बाप करते आ रहे हैं हमारी, तो वो क्या कहलाएगी? पेरेंटिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अब आपका फर्स्ट आंसर क्या रहने वाला है? पेरेंटिंग। आपका आंसर रहने वाला है सेकंड का ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं अब हम। क्या कह रहा है? व्हाट डज डेवलपमेंट इम्प्लाई, मतलब कि विकास का अर्थ क्या है? तो हम सब ने अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डेवलपमेंट की सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं कि क्या क्या होता है विकास का, मतलब क्या क्या होता है। तो जल्दी से मुझे बता दो, क्या वो अनफोल्डिंग ऑफ इनहेरेंट ट्रेट इंडिविजुअल्स होता है, व्यक्ति का जन्मजात शील गुणों को प्रदर्शित करना होता है, ऑप्शन बी क्वालिटेटिव चेंज होता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है, ऑप्शन सी क्वांटिटेटिव चेंज होता है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है, या ऑप्शन डी इंक्रीज इन हाइट वेट एंड लेंथ। हाँ जी, जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दीजिए। वेरी गुड। इसका आपको पता ही है, डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट जो होता है ना, वो आपका गुणात्मक होता है। क्या होता है? वो आपका गुणात्मक होता है। ऑप्शन बी सही रहेगा। मात्रात्मक जो होता है ना, वो आपका ग्रोथ में होता है। किस में होता है? वो आपका ग्रोथ में। सिंपल सी बात है, जब हम किसी चीज़ को माप रहे हैं, अब मानो एक बच्चा है, वो पहले 2 साल का था, 2 साल का था, तो उसकी वो 2 साल का था तो वो ऐसे था 5-6 किलो का था। लेकिन जब वो 4-5 साल का हुआ तो उसका वज़न बढ़ा, उसके हाथ पैर बढ़े, उसकी खुद की लेंथ बढ़ी, तो हम उसको मेजर कर पा रहे हैं। ऊंचाई, वजन और लंबाई में वृद्धि, ये भी आपके ग्रोथ के अंदर आएगा।
ठीक है। और अनफोल्डिंग इनहेरेंट ट्रेंड इंडिविजुअल, व्यक्ति को जन्मजात शील गुणों को प्रदर्शित करना, ये भी आपका ग्रोथ के अंदर, ये हेरिडिटी के अंदर आएगा एक तरीके से, लेकिन वो भी ग्रोथ के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं अपना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रमोट द चाइल्ड मेंटल डेवलपमेंट। तो बच्चे के मानसिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आप क्या समझते हैं? जल्दी जल्दी से आप मुझे इसके आंसर दे दीजिए। तो जल्दी बता दीजिए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है इंट्रैक्शन, स्टिमुलेशन एंड प्ले, सहभागिता, उत्तेजना और खेल। ऑप्शन नंबर बी इंट्रैक्शन विद इन कम्युनिटी, एट क्लिनिक, एट स्कूल, स्कूल क्लिनिक समुदाय के साथ सहभागिता होनी चाहिए। या फिर प्रोवाइडिंग इमोशनल सिक्योरिटी, सोशलाइजेशन, सेशन, नर्चरिंग एंड गिविंग अफेक्शन टू द चाइल्ड, बच्चों को भावनात्मक सुरक्षा, समाजीकरण, पोषण और स्नेह प्रदान करना। या फिर ऑप्शन डी कीपिंग द चाइल्ड सेफ एंड फ्री फ्रॉम हार्म, प्रोवाइडिंग शेल्टर एंड क्लोथ, प्रोवाइडिंग एंड अटेंड टू इलनेस, बच्चे को नुकसान से बचाना और सुरक्षित रखना, आश्रय और वस्त्र प्रदान करना, बीमारी से बचाना और बीमारी में शामिल होना। जी हाँ, तो इसका आंसर बिल्कुल आप ठीक आंसर दे रहे हो। इसका आंसर क्या रहेगा आपका? आंसर नंबर आपका सी रहने वाला है। क्या रहने वाला है आपका आंसर नंबर? सी। जी, बच्चों को भावनात्मक सुरक्षा और सामाजिक पोषण और स्नेह प्रदान करना ही आपका सबसे पहला, कह सकते हैं कि बच्चे के मानसिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। क्यों? जब तक वो इमोशनली सिक्योरिटी फील नहीं करेगा ना, तब तक वो चीज़ों को आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसका समाजीकरण होना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ उसको नर्चरिंग देना बहुत ज़रूरी है। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको आप स्नेह से ही चीज़ों को आप उन्हें समझा सकते हो। अगर आप गुस्से से समझाओगे, मार के समझाओगे, तो वो कहीं ना कहीं डर के अपनी चीज़ों को ना बाहर नहीं निकाल पाएंगे, और बाहर नहीं निकाल पाएंगे फिर वो डरेंगे भी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना हमारे लिए सही नहीं रहती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक रहेगा, एक बच्चे के मानसिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेटिन वर्ब एडोलसेंट। ये वर्ड की बात नहीं कर रहा, वर्ब की बात कर रहा है कि एडोल्ट केयर का वर्ब मीनिंग क्या रहने वाला है लेटिन में। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन टीनेजर, अफेक्टिव डेवलपमेंट इन टीनेजर्स, ग्रोथ अप इन द राइट वे टू ग्रो टू बिकम मैच्योर। तो लेटिन क्रिया एडोल्ट केयर का क्या अर्थ है? किशोरों में संज्ञानात्मक विकास, किशोरों में भावनात्मक विकास, सही तरीके से बढ़ना, या फिर परिपक्व होने के लिए विकसित होना। जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए आप सभी। जी, इसका इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर रहने वाला है। जी, टू ग्रो टू बिकम मैच्योर। एडल्ट केयर का मतलब है टू ग्रो टू बिकम मैच्योर, परिपक्व होने के लिए विकसित होना। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको राइट डाउन कर लेने चाहिए, क्योंकि ये ना कभी बेसिक जो हमारे होते हैं ना, जब वो आ जाते हैं अचानक से सामने, तो हम उसमें ही गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम बेसिक्स तो पढ़ते हैं, लेकिन हम एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम हाई लेवल का ज़्यादा पढ़ लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ना हम बेसिक्स पे कम ध्यान दे पाते हैं। और फिर जब अचानक से बेसिक हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है ना, तो फिर हम बिल्कुल एक तरीके से घबरा जाते हैं कि अरे इसका मतलब क्या था, या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सही है या ये सही है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को ना मैं तो कहूँगी कि आप राइट डाउन करके रख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा सा बड़ा है ये। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडोलसेंस इन सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, समाज शास्त्रीय व्याख्या में किशोरों का क्या अर्थ है? देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से बता दीजिए कि समाज शास्त्री कौन होते हैं और उनके लैंग्वेज में किशोरों का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, इट रिप्रेजेंट अ यंग पर्सन इन ट्रांजिशन बिटवीन द बिहेवियर दैट आर टिपिकली ऑफ चिल्ड्रन एंड द बिहेवियर दैट आर टिपिकल ऑफ एडल्ट। यह बच्चों और वयस्कों के विशिष्ट व्यवहारों के बीच संक्रमण में एक युवा व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ अ पीरियड ऑफ आइडेंटिफाई फॉर्मेशन एट दिस स्टेज द इंडिविजुअल बीइंग टू प्लेस हिमसेल्फ हरसेल्फ इन ईगो स्पेस टाइम। यह पहचान बनाने की अवधि है। इस स्तर पर व्यक्ति अपने आप को अहंकार में रखना शुरू कर देता है
या फिर ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ अ पीरियड इन विच द इंडिविजुअल बिकम फ्री फ्रॉम अडल्ट कंस्ट्रेंट, या फिर यह एक ऐसी अवधि है जिसमें व्यक्ति वयस्क बाधाओं से मुक्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ अ ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड और अडल्टहुड व्हेन अ चाइल्ड मूव फ्रॉम डिपेंडेंसी अपन पेरेंट और अदर। यह बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था के बीच की संक्रमणकालीन अवधि है जब कोई बच्चा माता पिता या अन्य पर निर्भर से आगे बढ़ता है। तो कुछ चारों ऑप्शंस ना थोड़े थोड़े मिलते जुलते से लग रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन सा हो जाता है। तो जल्दी जल्दी से बता दो आप कि कौन से इसका सही आंसर रहने वाला है, कौन सा ऑप्शन। जी, तो इसका आंसर जो रहने वाला है ना, वो आपका रहने वाला है डी। इसका आंसर डी है। वह बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था के बीच संक्रमणकालीन अवधि है जब कोई बच्चा माता पिता या अन्य पर निर्भर से आगे बढ़ता है। तो देखो, हमें सबको पता है कि जो एडोलसेंस एज आती है ना, वो आपकी एक किसकी, चाइल्डहुड के बाद की और अडल्टहुड से पहले की एज है ना। तो क्या होता है इसके अंदर, जब जो बच्चा होता है ना, वो जब वो चाइल्डहुड से एडोलसेंस की एज में जाता है, तो क्या होता है, वो अब अपने चीज़ों को खुद करने लगता है, खुद चीज़ों को समझने लगता है। हमने पढ़ा होगा तनाव एंड तूफान की अवस्था है, स्ट्रॉम एज है, ठीक है, अग्रेसिव एज है, या फिर कह सकते हैं हीरो वर्शिप एज है ना। तो हमने बहुत सारी इस टीनेजर एज के बारे में सुना है, लेकिन इनके पर्सपेक्टिव से, समाजशास्त्रियों के पर्सपेक्टिव से ना, कि डी ऑप्शन सबसे बेस्ट है कि यह बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था के बीच संक्रमणकालीन, मतलब कि यह ट्रांजिशनल पीरियड है किस किस के बीच, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच। इसके अंदर ना बच्चा चेंज होता है, चीज़ों को चेंज करता है। अब वो क्या कर रहा है, जो उसकी डिपेंडेंसी, वो पहले पेरेंट्स पे डिपेंड था, दूसरे लोगों पे डिपेंड था, अब वो खुद की पहचान बनाने की सोचता है इस एज में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है ये, आज ये देखते हैं। व्हाट डज फिजिकल डेवलपमेंट मीन इन केस ऑफ एडोलसेंस। देखो, ये भी वही है, किशोरों में शारीरिक विकास का क्या अर्थ है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है, तो जल्दी जल्दी से आप मुझे बता दीजिए। जी, किशोर में शारीरिक विकास का क्या अर्थ होता है, हम सबको पता है। चलो पहले ऑप्शंस पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है, वो आपका सही आंसर रहने वाला है। वह ऐसी परिपक्वता प्रक्रिया जो विभिन्न शारीरिक परिवर्तनों की ओर ले जाती है। वृद्धि में तेजी आती है, शारीरिक आक्र में परिवर्तन, प्राथमिक और द्वितीय यौन विशेषताओं को चिन्हित किया जाता है। मैचुरेशन प्रोसेस दैट लीड ऑफ वेरियस फिजिकल चेंजेस, ग्रोथ इज accelerated bodily shape changes, primary and secondary sexual characteristics become marked। ठीक है, तो हम सबको ही पता है कि जो एडोलसेंस एज होती है ना, उसके अंदर हमारे, वो चाहे वो कह लो फिजिकली चेंज कह लो, मेंटली चेंज कह लो, सेक्सुअली डिज़ायर्स हमारे चेंज हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे जब चेंज होते हैं, तो वो हमारे किस में आते हैं, वो हमारे किशोरों के फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, हर बच्चा कर सकता था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डज कॉग्निटिव, थोड़ा मैं बड़ा कर देती हूँ। हाउ डज कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैपन इन एडोलसेंस। किशोरों में संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। देखो, ये भी सारा किशोरों से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर भी। इजी है क्वेश्चन ये भी। जी, इसका आंसर बिल्कुल ठीक है आपका। देखते ही पता चल रहा है कि दी कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक प्लेस मेनली इन एरिया परसेप्शन, हैंडलिंग और लॉजिकल प्रॉब्लम एंड रीजनिंग। अब जब बच्चा आराम से 18 की एज में आ गया है, एडोलसेंस एज में आ गया है, तो वो अपने माइंड का यूज़ करके एक तरीके से लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, है ना, अपनी सिचुएशंस को हैंडल करेगा। ठीक है, हर एक चीज़ पे मतलब एक तरीके से थिंकिंग करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। अपने फ्यूचर को जब हम डिसाइड करते हैं, तो हम इसी एज में होते हैं। कुछ कुछ लोग जो होते हैं, कहते हैं ना, यही एज संवारने की और यही एज बिगाड़ने की होती है।
अगर किसी ने सही डिसीजन ले लिया तो वो इसमें आगे अच्छा सक्सेस पाता है, और अगर इसी में वो गलत चीज़ों में पड़ गया तो फिर आगे उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सक्सेसफुल होना। जी, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज ग्रोथ रिप्रेजेंट, ये भी इजी क्वेश्चन है। वृद्धि क्या उपलक्षित करता है? तो जल्दी से बता दीजिए। व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों का प्रकटन, मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, व्यवहार और व्यक्तित्व में बदलाव। तो सिंपल सी बात है, ग्रोथ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ग्रोथ की बात हो रही है। तो ग्रोथ के अंदर तो हम सभी को पता है कि हमारा किस में चेंज होता है, हमारा क्वांटिटी में चेंज होता है या फिर क्वालिटी में चेंज होता है। तो सिंपल सी बात है, क्वांटिटी में चेंज होता है। किस में चेंज होता है? क्वांटिटी में। ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख दिया है मैंने, चलो हम लिखते ही नहीं है, मैं अभी थोड़ा कम ही लिख रही हूँ क्योंकि लिखने का ऐसे समझाने का ही सादा है। ठीक है, तो क्वांटिटिव चेंज होता है हमारा, मात्रात्मक हम चीज़ों को देखते हैं। ग्रोथ जो होती है, ठीक है, चाहे वो वेट हो, है ना, वेट हो, फिजिकल अपीयरेंस हो, इन सब चीज़ों में हमारा कुछ चेंज देखने को मिलता है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? हाउ डू चिल्ड्रन लर्न इन एज ग्रुप 3 to 5? ये अच्छा क्वेश्चन है, मुझे जल्दी से बता दीजिए कि 3 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे कैसे सीखते हैं? जी, ऑप्शन नंबर ए, थ्रू वेरियस एक्सपीरियंस विद ग्रेटर फोकस ऑन फाइन मोटर एक्टिविटीज़। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है कि सूक्ष्म क्रियात्मक कार्यकलापों पर अधिक ध्यान के साथ अलग अलग अनुभवों के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी, थ्रू पेइंग अटेंशन एंड डेवलप इंटरेस्ट इन रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। ऑप्शन नंबर सी, बाय एक्सपीरियंसिंग द एनवायरमेंट थ्रू द सेंस। ऑप्शन नंबर डी, थ्रू वर्बल एबिलिटी एंड डेवलपमेंट कंसेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए। देखो, ऑप्शन नंबर सी तो नहीं रहने वाला, क्योंकि हमें पता है सेंस के थ्रू तो हमारा जो शेषावस्था में बच्चा होता है इन्फेंसी एज में, वो सीखता है ना। तो ये तो हमारा सी तो हमारा अंश नहीं रहेगा। ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी सीखे। ऑप्शन एलिमिनेट करने से भी ना हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि हम क्वेश्चंस को जल्दी टैकल कर पाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी तो नहीं रहने वाला। जल्दी से बता दीजिए आगे भी, फिर उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। चलिए बता दीजिए। पढ़ने, लेखन और अंकगणित में ध्यान देने और रुचि विकसित करने के माध्यम से। जी, इसका आंसर जी बिल्कुल सही। इसका आंसर आपका ए रहने वाला है, क्योंकि देखो 3 to 5 ईयर्स का बच्चा है, तो आपको पता होगा अकॉर्डिंग टू प्याजे की स्टेज के अकॉर्डिंग इन्फेंसी के बाद चाइल्डहुड आता है, जिसके अंदर आपके दो होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। तो 3 to 5 एज जो होती है ना, वो आपकी अर्ली चाइल्डहुड होती है, जिसके अंदर बच्चा जो होता है ना, वो स्कूल तो जाता है, लेकिन स्कूल में जाके वो इतनी जल्दी से नॉलेज इन्हेंस नहीं करता कि वो रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक चीज़ों को करने लग जाए एकदम से, है ना। पहले जो हमने देखा होगा, जब बच्चों को हम प्ले वे एज में डालते हैं, प्ले वे स्कूल में डालते हैं, तो वो ना अपनी अपनी फाइन मोटर स्किल्स के थ्रू, अपनी मोटर स्किल्स के थ्रू चीज़ों को सीखते हैं, उनसे एक्सपीरियंस करते हैं। तो क्या रहेगा इसमें? वेरियस एक्सपीरियंस विद ग्रेटर फोकस ऑन फाइन मोटर स्किल। तो उसका आंसर आपका ना ए रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं रहेगा, क्योंकि इतना छोटा बच्चा है तो वो इतनी जल्दी से चीज़ों को नहीं पढ़ेगा लिखेगा, उसमें उसकी रुचि डेवलप नहीं होगी। ठीक है, मौखिक क्षमता, और देखो अभी तो इतना छोटा बच्चा है तो वो क्या ही कॉन्सेप्ट्स को समझेगा और क्या ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ऐसी स्किल्स भी उस बच्चे में भी नहीं होगी। तो ये भी आपका गलत है। आपका आंसर जो रहेगा वो ए रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये। मैंने अभी शुरुआत में कम ही क्वेश्चन रखे थे। अगर आप सभी को पसंद आता है तो मैं आगे चीज़ों को समझाऊंगी, और ज़्यादा कहते हैं ना, और ज़्यादा एलेबोरेट करके समझा सकती हूँ मैं। लेकिन अभी शुरुआत है, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आप कभी ज़्यादा बोर ना हो जाओ, इसलिए मैं ज़्यादा कंसेप्ट को नहीं समझा रही हूँ। और अगर आप चाहोगे तो मैं आपको नॉर्मल कंसेप्ट भी समझा दूँगी। पहले कंसेप्ट समझा दूँगी और फिर उसके बाद PYQ ले आऊँगी। मुझे कोई इशू नहीं है, मैं PPT आराम से बना के आपको पढ़ा सकती हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सभी को शेयर करें, ताकि जल्द से जल्द मैं आगे चीज़ों को कर पाऊँ।
तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द डेवलपमेंटल वर्क ऑफ हैवी गस्ट ड्यूरिंग द लाइफ स्पैम ऑफ लेटर चाइल्डहुड। देखिए हैवी गस्ट की लाइफ स्पैम थ्योरी आप सभी ने पढ़ी होगी, तो जल्दी जल्दी से मुझे इसके आंसर दे दीजिए। और अगर जितना ही पढ़ी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको ये हैवी गस्ट की थ्योरी पढ़ा दूँगी, सिर्फ इसी की थ्योरी पढ़ाऊँगी, बहुत अच्छी है, मज़ा आने वाला है, फुल कंसेप्ट के साथ पढ़ा दूँगी मैं आपको। तो अगर आपको पढ़ना हो तो मुझे बता देना, मैं एक अलग सी वीडियो दे दूँगी इसकी। तो जल्दी से मुझे आंसर दे दीजिए। अब क्या बोल रहा है ये कि उत्तर बाल्यावस्था के लिए जीवन काल के दौरान हैवी गस्ट के विकासात्मक कार्य क्या है। हैवी गस्ट ने ना लाइफ स्पैन की थ्योरी दी है, जिसके अंदर उसने डिफरेंट स्टेज के अंदर अलग अलग चीज़ें बताई हैं। डेवलपमेंटल वर्क ऑफ हैवी गस्ट ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन, ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए आप। डेवलपमेंटल वर्क कह लो या फिर लाइफ स्पैन की थ्योरी कह लो, ये तो मतलब इनके कीवर्ड होते हैं जिससे पता चल जाता है कि ये थ्योरी किस देती है। मतलब घुमा फिरा के इतना भी आता है डेवलपमेंटल वर्क ऑफ हैवी गस्ट या फिर लाइफ स्पैम आ जाए तो आपको ना माइंड में एकदम से मतलब कि पता चल जाएगा कि हाँ ये किसकी थ्योरी है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए, लर्निंग फिजिकल स्किल, एक्वायर गुड एटीट्यूड टूवर्ड वन सेल्फ, लर्निंग टू मिंगल विद अदर, शारीरिक कौशल सीखना, स्वयं के प्रति अच्छे दृष्टिकोण प्राप्त करना, हम उम्र के साथ मिलना जुलना सीखना, उत्तर बाल्यावस्था के लिए जीवन काल के दौरान हैवी गर्ल्स के विकासात्मक कार्य क्या ये है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, टू लर्न टू ईट सॉलिड फूड, टू टॉक, टू लर्न, टू वॉक एंड टू कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ बॉडी रेसिजुअल। ऑप्शन नंबर बी, ठोस भोजन लेना सीखना, बात करना, चलना सीखना और शरीर के अवशिष्ट के विलोपन को नियंत्रित करना सीखना। क्या अर्ली चाइल्डहुड में ये बताता है ये। ऑप्शन नंबर सी, अचीविंग न्यू एंड मैच्योर रिलेशनशिप, एक्वायरिंग मेल एंड फीमेल एक्सेसिबल सोशल रोल, एक्सेप्टिंग वंस बॉडी स्ट्रक्चर, नए और परिपक्व संबंधों को प्राप्त करना, नर और नारी सुलभ सामाजिक भूमिकाएं प्राप्त करना, किसी के शरीर गठन को स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर डी, स्टार्टिंग अ बिजनेस, स्टार्टिंग अ फैमिली, मैनेजिंग अ होम, टेकिंग सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्यवसाय शुरू करना, परिवार शुरू करना, घर का प्रबंध करना, नागरिक जिम्मेदारी लेना। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए, कौन सा ऑप्शन रहने वाला है इसका आंसर, अगर पढ़ रखी है आपने थ्योरी। जी, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है तो जल्दी जल्दी से आप इसके आंसर बता दीजिए। जी, उत्तर बाल्यावस्था के लिए जीवन काल के दौरान हैवी गर्ल्स के विकासात्मक कार्य क्या है। तो अगर मैं बात करूँ लेटर चाइल्डहुड में ना डेवलपमेंटल वर्क ये है, वर्क जो है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है कि आपको लर्निंग फिजिकल स्किल्स को एक्वायर करना, ठीक है, गुड एटीट्यूड टूवर्ड वन सेल्फ, लर्निंग टू मिंगल विद अदर, शारीरिक कौशल सीखना, स्वयं के प्रति अच्छे दृष्टिकोण प्राप्त करना और हम उम्र के साथ मिलना जुलना सीखना ही आपका ये आपके उत्तर बाल्यावस्था के जीवन काल के दौरान बताता है कौन हैवी गर्ल्स। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपके आगे की वीडियो भी आपके पास पहुंचती रहे। और बस और कुछ नहीं कहूँगी, ठीक है, थैंक यू।